सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल पर जिसका नाम है टारगेट नर्सिंग ऑफिसर्स। सो अभी तक हमने ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर्स के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक, इनके ऊपर जो एक क्वेश्चन सीरीज़ बनाई थी वो आप सभी ने देखी। बट अभी से हम एम्स नर्सिंग ऑफिसर्स की जो मोस्ट रिपीटेड ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स है उसकी सीरीज़ हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आपने ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर्स की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ थी उसको प्यार दिया, उसी तरह से एम्स नर्सिंग ऑफिसर की सीरीज़ को भी आप बहुत अच्छा प्यार दोगे और अच्छे से सपोर्ट करोगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द पेशेंट अराइविंग एट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, pulse rate is 127 breath per minute, beat per minute, blood pressure is 90 by 56 and cold extremities. The nurse understand the patient is at the risk of which type of shock. सो यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है कि वो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट एक पेशेंट आया है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो 90/56 है और जो हार्ट रेट है वो 127 है। सो कौन से टाइप का शॉक है ये आइडेंटिफाई करोगे आप। सो बेसिकली आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक जो है उसके जो कंडीशंस है वो आपको पता होनी चाहिए। सो पहले यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, डिस्ट्रप्टिव शॉक एंड कार्डियोजेनिक शॉक। सो पहले हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक है वो यहाँ पर समझ लेते। सो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है। सो टाइप्स ऑफ शॉक, सो बेसिकली यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप ऑफ शॉक है वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक मतलब क्या है, रिड्यूस इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम रिजल्ट इन द रिड्यूस इन द कार्डियक आउटपुट। सो जब आपकी बॉडी में जो फ्लूइड वॉल्यूम या जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है तो हार्ट को एक्सेस अमाउंट में वर्क करना पड़ता है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है ब्लड की या फ्लूइड की उसको सेल्स या टिश्यूज़ तक पहुंचाने के लिए। सो वो टाइम पे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहा जाता है। उसमें क्या होता है, जैसे कि हार्ट रेट बढ़ता है, जीवी प्रेशर रहता है वो डिक्रीज होता है, को पेरिफेरीज जो एक्सट्रीमिटीज़ होती है वो कोल्ड या साइनोटिक कंडीशंस में चली जाती है। सो इसके जो कॉजेस होते हैं वो क्या होते हैं, हेमोरेज होता है, ट्रॉमा होता है, बर्न होता है, देन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल लॉस होता है, रीनल लॉस होता है, एंड थर्ड फेज लॉस होता है जैसे कि पैंक्राइटिस। सो नेक्स्ट जो कंडीशन होती है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक जो मोस्टली जो कंडीशन शॉक की जो आती है वो होती है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। सो यही सवाल आपको मोस्टली पूछा जाता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। सो आपको ये कंडीशंस और उसमें जो साइन एंड सिम्टम्स है वो आपको पता होनी चाहिए। सेकंड होती है कार्डियोजेनिक शॉक, थर्ड होती है ऑब्स्टेटिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक मतलब क्या, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन अमंग द इन्फेंट। जो इन्फेंट होते हैं उनकी जो सीवियर डिहाइड्रेशन है वो हमें कैसे पता चलती है। ऑप्शन ए, एंजाइटी एंड इंक्रीज स्किन टर्गर, ड्राउजीनेस, डिप्रेस फॉन्टेनल्स एंड डिक्रीज स्किन टर्गर, एक्सेसिव क्राइंग, एक्सेसिव थ्रस्ट, ड्राउजीनेस, बल्जिंग ऑफ फॉन्टेनल एंड डिक्रीज स्किन टर्गर। सो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है ड्राउजीनेस, बल्जिंग ऑफ फॉन्टेनल्स एंड डिक्रीज स्किन टर्गर, ये गलत है, क्योंकि जब भी पेशेंट इन्फेंट डिहाइड्रेशन जाता है तब उसका जो फॉन्टेनल्स होता है वो डिप्रेस्ड फॉन्टेनल होता है, बल्जिंग नहीं होता। सो थर्ड ऑप्शन जो दिया है एक्सेसिव क्राइंग एंड एक्सेसिव थर्स्ट, इन्फेंट है, इन्फेंट खुद से तो थर्स्ट है ये बता नहीं सकता, तो ये भी गलत है। देन ड्राउजीनेस, डिप्रेस्ड फॉन्टेनल एंड डिक्रीज्ड स्किन टर्गर, ये सही जवाब है, क्योंकि बेबी जब भी डिहाइड्रेशन में चला जाता है तब ड्राउजीनेस उसको दिखाई देता है। उसके बाद उसके जो फॉन्टेनल्स होते हैं वो डिप्रेस्ड होते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से लॉस ऑफ फ्लूइड, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड बॉडी में होने की वजह से फॉन्टेनल्स होते हैं वो डिप्रेस्ड होते हैं। देन उसके बाद जो स्किन टर्गर है, उसकी जो स्किन की मॉइस्चर होती है या स्किन की जो इंटीग्रिटी होती है वो लॉस होती है, इसकी वजह से स्किन टर्गर है वो डिक्रीज हो जाता है। और लास्ट में जो ऑप्शन है कि सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो यहाँ पे जो डायमंड शेप आपको दिखाई दे रहा है बच्चे के सर पर, ये है एंटीरियर फॉन्टेनल, और एंटीरियर फॉन्टेनल की जो डिप्रेस्ड एंटीरियर फॉन्टेनल है, क्योंकि यहाँ पर डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट का बच्चे का जो भी फ्लूइड इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड बॉडी में, इसकी वजह से वो जो फॉन्टेनल्स है वो डिप्रेस्ड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट प्रेफर्ड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस इन द चिल्ड्रंस अंडर 1 ईयर ऑफ एज। जो 1 ईयर के नीचे के जो बच्चे होते हैं उनको मोस्टली इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस कहाँ पे देना प्रेफर करते हैं हम। ऑप्शन ए, डॉर्सो ग्लूटियल साइट, वेस्टियस लैटरलिस, विंट्रो ग्लूटियल साइट
डेल्टॉइड साइट। सो आपकी हिसाब से कौन सी ऐसी साइट होगी बच्चे पे जो हम मोस्टली इंजेक्शन देना वहाँ पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना प्रेफर करते हैं। सो यहाँ पे हम डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। जो चिल्ड्रंस होते हैं 1 ईयर एज के, जो वहाँ पे हम थाइस पे इंजेक्शन, थाइस पे कौन सी मसल्स पे हम मोस्टली वो इंजेक्शन देते हैं। सो जो इंजेक्शन साइट है वो नी से जो हिप जॉइंट होता है उसके बीच में जो लेंथ होता है उसमें जो मिड ऑफ द थाई होता है वहाँ पे हम मोस्टली IM इंजेक्शन पेशेंट को या बच्चे को देते हैं। सो मोस्टली जो प्रेफर्ड साइड होती है वो होती है थाइस पे, वेस्टियस लैटरलिस। क्वेश्चन नेक्स्ट, द मास शोन इन द इमेज इज ऑल्सो नोन एज। सो यहाँ पे जो मास दिया है इसको क्या कहते हैं, ये मास को क्या कहते हैं। सो फर्स्ट इज नेबुलाइजेशन मास्क, सेकेंड इज सिंपल फेशियल मास्क, थर्ड इज नॉन रिवर्सिबल मास्क एंड देन वेंचुरियल मास्क। सो आपके हिसाब से ये जो मास्क है वो कौन सा होगा। नेबुलाइजेशन मास्क तो नहीं है, सिंपल मास्क भी नहीं है, तो वेंचुरियल मास्क और नॉन रिवर्सिबल मास्क आपसे हिसाब से कौन सा होगा। So next question is when serum bilirubin level rises on 3rd and 4th day after the birth of the baby due to insufficient hepatic functioning is known as. Option A pathological jaundice, option B obstructive jaundice, option C physiological jaundice and option D viral hepatitis. So इसका जवाब जानने से पहले हमें दो तरह की जो जॉन्डिस होते हैं मोस्ट कॉमनली अकर होते हैं बेबी में आफ्टर बर्थ, वो होते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एंड पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। सो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉन्डिस होता है जिसमें 10 आउट ऑफ 6 बच्चों को ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन बेबी के बॉडी में होता है वो फास्ट इनफ बॉडी से मूव नहीं कर पाता, क्योंकि बाहर नहीं निकल पाता। तो इसको वो जो बच्चे का लीवर होता है उसको फास्टली प्रोसेस नहीं कर पाता। इसकी वजह से फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बट आफ्टर 2 वीक्स और आफ्टर 1 वीक to 2 weeks this is time when baby liver start processing the bilirubin and remove the extra amount of bilirubin out of the body. So ये जो होती है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है, जो वेरियस डिसऑर्डर सच एज इन्फेक्शन, एंडोक्राइन, हार्मोन, जेनेटिक डिसीजेस जो होती है वो जो लीवर को प्रोसेस करने में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। सो इन केस हम जो ऐसी केसेस होते हैं उस केसेस को हम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। बट बच्चों में जॉन्डिस क्यों होता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब मदर जो होती है वो बेबी की तरफ से बिलिरुबिन को प्रोसेस करती है, बट आफ्टर बर्थ बेबी के खुद से वो टास्क करना पड़ता है, जैसे कि बिलिरुबिन को प्रोसेस करके वो बॉडी से आउट ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। बेबी का जो लीवर होता है वो स्टिल इनमेच्योर होता है। इसकी वजह से जो मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो जो होता है वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। सो बेसिकली इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following drugs is prescribed an antenatal mother for fetal lung maturity. सो इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो एंटीनेटल ड्यूरेशन में दिया जाता है मदर को फीटल की लंग मैच्योरिटी के लिए। सो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंटीनेटल ड्यूरेशन में क्यों दिया जाता है ये ड्रग, और फीटल लंग मैच्योरिटी क्यों करनी पड़ती है। जब भी हमें ऐसी कोई कंडीशंस दिखाई दे मदर में जिनमें पेशेंट की ANC की डिलीवरी प्रायर जस्टेशन एज से पहले हमें करनी पड़े, या जो 36 वीक्स है उससे पहले हमें उसकी डिलीवरी करनी पड़े, वो टाइम पे जो फीटल के जो ऑर्गन्स है जैसे कि लंग्स, लीवर जो होते हैं उनको पूरी तरह से मैच्योर करने के लिए हमें ये ड्रग्स देना पड़ता है। सो इससे क्या होता है, बच्चे की लंग मैच्योरिटी होती है, देन प्रीटर्म सर्वाइवल, जब भी बच्चा जो प्रीटर्म होता है उसकी सर्वाइवल रेट इंक्रीज करने के लिए हमें ये इंजेक्शन देना पड़ता है। सो बेसिकली इसका जो सही जवाब होगा वो बीटा मिथाजोन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज सेड टू बी अ नॉर्मल इफ देयर इज। सो NST जो है वो नॉर्मल कब कंसिडर की जाएगी। 2 or more FHR, जो fetal heart rate acceleration during 20 minutes of period, 2 or more FHR acceleration in 40 minutes of period, no declaration during at a 40 minutes of observation and no acceleration during 40 minutes of observation. So जो NST है इसका जो सही जवाब होने का वो होगा
2 और मोर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 20 मिनट्स ऑफ पीरियड। सो तो एनएसटी कैसी की जाती है? एनएसटी जो होते हैं एक मशीन होता है जिसमें 2 प्रोब लगे होते हैं। जो एक प्रोब जो होता है वो मदर के जो कॉन्ट्रैक्शंस या बेबी की जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करता है, जैसे कि उसको अम्बिलिकस के आसपास उसको सिचुएटेड किया जाता है, और या बेबी की जो पोस्टीरियर साइड होती है वहाँ पे उसको सिचुएट किया जाता है। और दूसरा जो प्रोब होता है जिससे फीटल हार्ट रेट साउंड, फीटल हार्ट की साउंड जो हम कैच करते हैं, हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट कैसे कंडक्ट करते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। सो बेसिकली ये इस तरह से कुछ उसका यहाँ से जो एक पर्ची निकलती है जिसमें इस तरह की कुछ रीडिंग होती है, उसे हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट का रिपोर्ट कार्ड कहते हैं। सो बेसिकली इसमें जब भी जो नॉन स्ट्रेस टेस्ट होती है वो 20 मिनट्स की ड्यूरेशन में अगर 2 एक्सेलरेशन नहीं हो पाए, मतलब जब भी बच्चा मूव करे अंदर ही अंदर, जब 28 वीक्स के बाद हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो टाइम पे बच्चे की हार्ट रेट है वो मूवमेंट के साथ इंक्रीज़ होती है। सो जब भी हम सपोज़ हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम जब भी रनिंग करते हैं वो टाइम पे अगर हम रनिंग करना स्टार्ट करते हैं तो बेसिक हमारा जो हार्ट रेट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता है। वैसे ही बच्चे का भी होता है, जब भी बच्चा अंदर ही अंदर वूम में अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी मूवमेंट करता है तो उसकी हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो जब भी बच्चे की मूवमेंट हो वो टाइम पे अगर उसके बाद तुरंत बाद अगर हार्ट रेट है वो अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन दिखाई ना दे तो वो अबनॉर्मल कंसिडर किया जाता है। और जब भी वहाँ पे एक्सेलरेशन दिखाई दे 20 मिनट ड्यूरेशन में 2 बार तो हमें वो एक्सेलरेशन दिखाई देनी ही चाहिए, तब हम उसे नॉन स्ट्रेस टेस्ट को कंसिडर करते हैं। सो जो एनएसटी है वो यहाँ पे आपको अच्छे तरह से ये नीचे दिया हुआ है। एनएसटी जो रिएक्टिव है उसको कैसे काउंट करेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ 20 बीट्स पर मिनट लास्टिंग फॉर 15 सेकेंड विथ ईच फीटल मूवमेंट, मतलब जब भी फीटल जो बच्चा है वो मूवमेंट करे तो उसकी जो नॉर्मल हार्ट रेट है उससे 15 बीट्स ऊपर उसकी बीट्स जानी चाहिए, एंड इट लास्ट फॉर द 15 सेकेंड्स। सो तभी हम उसको रिएक्टिव कंसिडर करेंगे। What should be the ideal ratio of cardiac compression and respiration during the CPR in child? So जो CPR रेट होता है, मतलब हम अडल्ट में जब भी CPR देते हैं हमारा अडल्ट का CPR रेट जो होता है वो रेशो अलग होता है और चिल्ड्रंस में अलग होता है। अडल्ट में क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि अडल्ट का भी यहाँ पे दिया गया हुआ है। ऑप्शन ए 3/1, 3:1, ऑप्शन बी 15:2, ऑप्शन सी 5:1 एंड ऑप्शन 4 1:1। सो इसका जो सही जवाब होगा वो 5:1 होगा। 5 कंप्रेशन साइकिल्स एंड 1 ब्रीथ जो होता है वो हमें चिल्ड्रंस में प्रेफर करना पड़ता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट? सो इनमें से कौन से ऐसे चेकलिस्ट है जो सर्जिकल चेकलिस्ट में, सेफ्टी चेकलिस्ट में यूज़ नहीं की जाती, नॉट इंक्लूडेड पूछा गया है। सो यहाँ पर वेरीफाइंग द पेशेंट नेम एंड प्रोसीजर टू बी डन, एलर्जिक चेक, देन मेडिकेशन चेक एंड देन काउंसलिंग। सो बेसिकली यहाँ पे जब भी हम सर्जरी स्टार्ट करते हैं वो टाइम पे वहाँ पे एक चेकलिस्ट कॉल किया जाता है। वहाँ पे सर्जन, एनेस्थेटिक, स्क्रब नर्स, ये सारा स्टाफ वहाँ पे होता है। वो चेकलिस्ट कॉल में क्या क्या चीज़ें होती है? वेरीफाइंग द पेशेंट नेम, पेशेंट को उसका नाम पूछा जाता है, कौन सी सर्जरी है, सपोज साइड अगर लेग्स की सर्जरी है, हैंड की सर्जरी है तो हमें साइड भी पूछनी पड़ती है अगर पेशेंट के कंफर्मेशन के लिए। देन एलर्जिक पेशेंट को कोई एलर्जिक की नॉन नॉलेज है तो वो भी पूछनी पड़ती है। मेडिकेशन चेक करना पड़ता है, प्रीवियसली कौन सा मेडिसिन दिया है जो कि फाइल में लिखा होता है वो भी हमें चेक करते हैं। काउंसलिंग जो होता है वो चेकलिस्ट में नहीं आता, क्योंकि काउंसलिंग जो होता है वो प्रायर जैसे कि वार्ड में किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल विड्रॉल। ये तो बहुत आसान सा सवाल है, आप सभी को पता होना चाहिए इसका जवाब। आप इसका जवाब जो होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, क्या हो सकता है इसका जवाब? ऑप्शन ए राइनोरिया, ऑप्शन बी बॉडी एक, ऑप्शन सी ट्रीमर्स, ऑप्शन डी डायरिया। डायरिया तो नहीं होगा, बॉडी एक भी नहीं होगा, राइनोरिया भी नहीं होगा। इसका जो सही जवाब बनेगा वो ट्रीमर्स होगा। जब भी पेशेंट अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम से बाहर आता है उसकी हाथ ऐसे कांपने लगते हैं, या बॉडी विड्रॉल स्टेज में अगर हो तो ऐसे पूरी बॉडी शेक होने लगती है, वो टाइम पे पेशेंट को ट्रीमर्स कंसिडर कहा जाता है। देन वेबर्स टेस्ट इज़ डन टू डायग्नोस। जो वेबर्स टेस्ट करते हैं, वेबर्स टेस्ट क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए।
बहुत से लोगों को पता होगा वेबर स्ट्रेस क्या होता है, वो कौन सी कंडीशन में डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है। आई प्रॉब्लम्स में क्या यूज़ किया जाता है, हियरिंग लॉस में किया जाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में किया जाता है, या कार्डियक प्रॉब्लम में किया जाता है। सो बेसिकली ये होता है वेबर स्ट्रेस। वेबर स्ट्रेस में एक ट्विनिंग फोर्क लिया जाता है, एक पैड पे उसको स्ट्रक करके उसके बाद सेंटर ऑफ द हेड पे वहाँ पे लगाया जाता है। अगर दोनों ईयर्स में अगर हेल्दी अमाउंट ऑफ वाइब्रेशंस या आवाज़ सुनाई दे रही है तो उसका मतलब वो हियरिंग नॉर्मल है। बट अगर सपोजली एक ईयर अफेक्टेड है और एक नॉर्मली वर्क कर रहा है तो इसको अब नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे डायग्राम में आपको देख सकते हैं किस तरह से वो वेबर स्ट्रेस किया जाता है। सो इसका जो सही जवाब बनेगा वो डायग्नोसिस ऑफ हियरिंग लॉस किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ मैंडेटरी बिफोर जीटीटी। जीटीटी मतलब क्या, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। सो एनबीएम 8 to 10 hours prior to the test, rich carbohydrate diet for 3 to 4 days after before test, stop giving medications, no need to change anything। जो डीटीटी होता है उसमें कौन से मैंडेटरी स्टेप्स हमें लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। सो जीटीटी टेस्ट क्यों किया जाता है। जीटीटी टेस्ट में जब हमारी जो स्टोर्ड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है या हमारी बॉडी ग्लूकोज को कितने अच्छी तरह से यूज़ कर पा रही है, ये सब चीज़ें जानने के लिए जीटीटी टेस्ट किया जाता है। सो बेसिकली ये कैसे किया जाता है, पेशेंट को एनबीएम रखा जाता है 8 to 10 hours के लिए। उसके बाद जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो उसे 75 grams ऑफ ग्लूकोज पानी में मिलाकर पीने के लिए दिया जाता है। उसके बाद प्रायर टू द जब टेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है या बीएसएल चेक किया जाता है। अगर उसके बाद 1 घंटे के बाद उसका फिर से एक ब्लड सैंपल लिया जाता है और 3 घंटे बाद एक ब्लड सैंपल लिया जाता है। अगर ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन बॉडी में हो रहा है तो उसका रिजल्ट नॉर्मल आएगा। अगर इम्पेयर्ड रहेगा, इम्पेयर्ड कौन सी कंडीशन में होता है, जो कंडीशंस होती है वो कौन सी होती है, डायबिटीज़ होती है, देन जो इंसुलिन सिक्रेशंस इम्पेयर्ड होता है, उसके बाद जो बीटा सेल्स की जो वर्किंग होती है वो इम्पेयर्ड होने के बाद जीटीटी टेस्ट अब नॉर्मल आता है। सो बेसिकली इसका जो जवाब बनेगा वो होगा एनबीएम। पेशेंट को एनबीएम रखा जाता है 8 to 10 hours prior to the test। which fluid causes shifting of the fluid from cell to plasma। so यहाँ पर ऑप्शन है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, अल्कलाइन सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक। के लिए मैंने ऑलरेडी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर्स की में एक सवाल पूछा गया होता, उसमें पूरी डिटेल में मैंने वहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस की कैटेगरीज क्या होती है, वो कैसे काम करते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन कौन थे, जैसे कि एनएस देन डीएनएस, जो डेक्सट्रोज 5% जो होती है वो कैसे काम कर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की कैटेगरीज, कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप पार्ट 9 में आप वीडियो वो देख सकते हो। सो इसका जो सही जवाब बनेगा वो होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंगारू मदर केयर, केएमसी। जो केएमसी जो दी जाती है उसके बेनिफिट्स क्या है। सो केएमसी कब दी जाती है, जब भी लो बर्थ वेट बेबी होता है तो बेबी खुद से उसकी बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट नहीं कर पाता, वो टाइम पे बेबी हाइपोथर्मिया में चला ना जाए, इसकी वजह से उसको केएमसी दिया जाता है। और केएमसी देने के अलग भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि मदर चाइल्ड की बॉन्डिंग अच्छी होती है, उसके बाद जो रेट ऑफ ग्रोथ है जो बच्चे का वो भी अच्छा होता है, जो बच्चे की इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी तरह से होती है। सो यहाँ पर उन्होंने बताया कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो इट्स मेंटेनिंग अ टेम्परेचर, इट हेल्पफुल इन ब्रेस्ट फीडिंग, इंक्रीजिंग द अफेक्शन बिटवीन मदर एंड बेबी। सो इसका जो सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द अबव है। सो कंगारू मदर केयर कैसी दी जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो इमेज पे। So next question is the infant has undergone the VP stent surgery procedure. On the assessment of follow, you assess the signs of increase ICP, intracranial pressure. So ऐसी कौन सी कंडीशन में जिसमें आपको इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ाए ऐसे आपको पता होगा। सो जब भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने के कॉजेस क्या क्या होते हैं। सो यहाँ पर अमाउंट ऑफ फ्लूइड अगर अच्छे से ड्रेन नहीं हो पा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लूइड है, या एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड है, तो वो टाइम पे आईसीपी बढ़ने के चांसेस, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं। सो यहाँ पर इस रेस्पिरेशन रेट इम्पेयर नहीं होगा, ब्लड प्रेशर भी इम्पेयर नहीं होगा। वहाँ पे एंटीरियर फॉन्टेनल असेसमेंट करके अगर बल्जिंग ऑफ फॉन्टेनल्स है तो
मैंने पहले क्वेश्चन में एक बताया था आपको कि डिहाइड्रेशन में बच्चे का एंटीरियर फॉन्टेनल डिप्रेस्ड होता है, और एंटीरियर फॉन्टेनल आईसीपी कंडीशन में उसका जो एंटीरियर फॉन्टेनल है वो बल्जिंग दिखाई देता है। सो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। यूरिन आउटपुट इम्पेयर्ड नहीं होता। सो इसका जो सही जवाब होगा वो एंटीरियर फॉन्टेनल असेसमेंट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाकलैंड फार्मूला फॉर फ्लूइड कैलकुलेशन इन बर्न पेशेंट। सो कौन सा फार्मूला जो होता है वो पाकलैंड फार्मूला यूज़ किया जाता है बर्न के पेशेंट में। 4 ml पर BSA। BSA मतलब क्या? बॉडी सरफेस एरिया भी कहा जाता है, बर्न सरफेस एरिया भी कहा जाता है। 4 ml इंटू बॉडी सरफेस एरिया इंटू वेट, या 3 ml बॉडी सरफेस एरिया इंटू वेट, 2 ml बॉडी सरफेस एरिया इंटू वेट, या 1 ml बॉडी सरफेस एरिया इंटू वेट। सो यहाँ पर 4 ml तो हो गया, ये इसका जो सही जवाब है वो 4 ml होगा। 4 ml तो BSA क्या है, बॉडी सरफेस एरिया का है, ये कैसे काउंट करेंगे? सो आपको रूल ऑफ 9 पता होगा। रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग हम BSA काउंट करते हैं। रूल ऑफ 9 में ऑलरेडी मैंने ये जो रूल ऑफ 9 है वो ऑलरेडी ESIC के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वो वहाँ पे जाके आप अच्छी तरह से देख सकते हो। सो रूल ऑफ 9 जो है उसमें क्या है, हेड के लिए एंटीरियर साइड एंड पोस्टीरियर साइड 9 काउंट किया है, चेस्ट और एब्डोमेन के लिए 18, देन पोस्टीरियर चेस्ट एंड लोअर बैक के लिए 18, देन हैंड के लिए 9, लेफ्ट हैंड के लिए 9, राइट हैंड के लिए 9, देन लेग्स के लिए 18 है, देन पेरिनियल एरिया जो वहाँ पे 1% है। ये टोटल कैलकुलेशन जो होगा वो 100% होगा। सपोज़ एक आध पेशेंट आपके पास आता है जिसके दोनों लेग्स बर्न में इम्पेयर्ड है। सो वो जो होगा वो 18 + 18 जो भी परसेंटेज आएगा वो यहाँ पे आपको लिखना है। सपोज़ 18 + 18 36% आपका बॉडी सरफेस एरिया यहाँ पर इन्वॉल्व है, और अगर पेशेंट का वेट 15 है तो यहाँ पर आप 15 लिख के उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। सपोज़ पेशेंट का 10% बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, तो 4 × 10 40 इंटू उसका वेट कितना है 50 kg। सो फिर क्या होगा उसका जो सही जवाब, वो यहाँ पर उतना ml ऑफ फ्लूइड आपको पेशेंट को देना है। वो फ्लूइड दे टाइम भी फर्स्ट आवर में कितना देना है, उसके बाद फर्स्ट 6 आवर्स में कितने देना है, उसके बाद रिमेनिंग 12 आवर में कितना देना है, ये भी अलग से फार्मूलाज है उसके, तो ये सभी आपको वहाँ पे देखने चाहिए। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये जो है ये एम्स नर्सिंग ऑफिसर्स के जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है जिसमें से ये सवाल निकाले गए हैं, और इसमें से बहुत से ऐसे सवाल जो है वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है एम्स नर्सिंग ऑफिसर्स की एग्ज़ाम में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से हेल्प कर पाएगा आपकी प्रिपरेशन में। और अगर मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस के रेफरेंसेस ऑलरेडी मैंने आपको पिछले ESIC नर्सिंग ऑफिसर्स के जो क्वेश्चन पेपर है उनमें से दिए हैं, तो प्लीज़ ज़रूर वहाँ पे जाके देख लेना। अभी तक मैंने आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक भी बार नहीं बोला, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तब तक के लिए थैंक यू।